क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। क्वालिफिकेशन देख लेते सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। शपथ देख चुके थे। शपथ के आगे शायद लोग चले गए थे, एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोटा होगा। चलिए अब लिखिए आर्टिकल 126 डैश करके लिखना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब देखिए, जैसे आपका प्रेसिडेंट अगर किसी कारणवश पद पर नहीं है तो काम कौन संभालता था? वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा ना, गवर्नर नहीं संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस संभालेगा। ऐसा देखे थे। वैसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर किसी कारणवश पद पर नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, तो पद कौन संभालेगा? वैसे ही वरिष्ठतम सदस्य। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, वरिष्ठतम सदस्य। हम लोग क्या प्रेसिडेंट देख के यहाँ पे भी रखते हैं वरिष्ठतम सदस्य, सीनियर मोस्ट जजेस सोच लेते हैं। ठीक है, बस ये रखना सीनियर मोस्ट जज नहीं है। सीजीआई का पद नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अगर सीजीआई किसी कारणवश नहीं है तो फिर से राष्ट्रपति किसी को पर्सन को नियुक्त करेगा एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में। ठीक है, तो लिखिए आर्टिकल 126 में दिया हुआ है, आर्टिकल 126 में दिया हुआ है, यह मेंशन है, उल्लेखित है, जो भी आर्टिकल 126 में ये दिया हुआ है कि चीफ जस्टिस का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उसको अंडरलाइन ब्रैकेट कर लेना, राष्ट्रपति को इन्वर्टेड कॉमा में। उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को, सुप्रीम कोर्ट को भी अंडरलाइन करना और किसी भी न्यायाधीश को अंडरलाइन करना, किसी भी न्यायाधीश को। आर्टिकल 126 में दिया हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, ब्रैकेट में लिखना ना कि वरिष्ठतम, है ना, ना कि सीनियर मोस्ट, किसी भी न्यायाधीश को ना कि वरिष्ठतम कार्यवाहक न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। कार्यवाहक न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट होता था वैसे ही एक्टिंग चीफ जस्टिस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे चीफ जस्टिस को कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। ठीक उसी प्रकार अगर वो नहीं है तो उसके जगह एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन बनाएगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो वो सीनियर मोस्ट जजेस को नहीं बना देंगे। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। आर्टिकल 127 लिखिए, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जजेस, तदर्थ, हाँ, और वो था के ऊपर तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जजेस बोलते हैं, एडहॉक, ADHOC, एडहॉक जजेस, दोनों लिखना है, तदर्थ और एडहॉक दोनों जजेस। तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जजेस लिखना है इसके अंदर।
तदर्थ एडहॉक जस्टिस। आर्टिकल 127 में ये मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम ऑब्लिक गणपूर्ति नहीं होने पर, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति या कोरम नहीं होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल के अंडरलाइन करिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके विद द कंसल्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे जजेस, हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हों, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में, एक आर्टिकल 127 में दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय में कोरम नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने की क्वालिफिकेशन रखते हों, यहाँ तक लिखिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। गणपूर्ति वो जैसे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग कोरम, जैसे 100 लोग हैं कहीं तो एक ही दो लोग आके मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते ना, तो कम से कम 10-12 लोग आए तो मैं मीटिंग स्टार्ट करूँ, समझिए। अब ये क्या चीज़ है, देखिए कोरम, जो भी कोरम रहता होगा, जैसे हम लोग संसद के स्तर पर देखे थे 1/10 रहता था, अब यहाँ पे जो भी कोरम हो, सपोज कोई एक कोरम डिसाइडेड है कि 100 जजेस हैं तो इतने जज कम से कम आने चाहिए, 1/10 जजेस आने चाहिए, और अगर वो नहीं हो पा रही है ना, उतने जज है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते हो उनको एडहॉक जज बनाया जाएगा, एडहॉक मतलब एडिशनल बोल सकते हो, ठीक है, एडिशनल जज बनाया जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अभी 3 ऐसे नियुक्तियाँ आएंगी, एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ना है, एक एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश, और एक है सेवानिवृत्त, ठीक है, जो रिटायर्ड जजेस हैं उन लोगों का क्वालिफिकेशन 3 लोगों के बारे में हमको पढ़ना है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में क्या पढ़ा कि इसको कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है, कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्या चीफ जस्टिस की सलाह से करेगा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो है ही नहीं ना, और ऐसा तो काहे इसको बनाते, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना, वहाँ पे क्लिक नहीं करता दिमाग में, ठीक है, ये इसका लॉजिक समझ नहीं आता, सोचो। अब आगे जस्ट पॉइंट आएगा, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि चीफ जस्टिस नियुक्त करेगा, याद रखना यहाँ पे सब जगह चीफ जस्टिस ही नियुक्त करेगा, आगे जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन चीफ जस्टिस खुद नहीं है, उसी के पोस्ट को तो भरना है, तो कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति करेगा, इसलिए राष्ट्रपति आया। अब क्या आगे चीफ जस्टिस की सलाह आवश्यकता होगी, वो है ही नहीं, तो कहाँ से सलाह लोगे, तो राष्ट्रपति करेगा, किसमें देखे थे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस में। एडहॉक जजेस में चीफ जस्टिस करता है, क्योंकि वो तो है, कौन नहीं है, पूरे और जितने अदर जजेस हैं वो नहीं है, कोरम नहीं है, ठीक है, तो और कहाँ से करेगा, हाई कोर्ट से करेगा, क्यों हाई कोर्ट से करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ही तो नहीं है, तो बचा क्या, हाई कोर्ट बचा, तो हाई कोर्ट के जजेस को बनाता है, कैसे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन रखते होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या, भारत का नागरिक हो, वो तो हाई कोर्ट में भी होगा, ठीक है। दूसरा क्या था, 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 साल एडवोकेट रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़र में ज्ञाता हो कानून का, तो
ऐसा कोई क्वालिफिकेशन रखता है तो वो क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बना जाएगा, उसको एडॉक जजेस। ठीक है, इतना क्लियर था ना। आगे बस एक चीज़ और ना, राष्ट्रपति का जो लगता है उसका पूर्व सहमति, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ परामर्श है ना, परामर्श मतलब राष्ट्रपति से पहले सलाह लेगा। ठीक है, पूर्व सहमति बोलते हैं उसको, पहले राष्ट्रपति सलाह अपने मन से सोच लिया उसके बाद उसके पास पेश करा, ऐसा नहीं, पहले उससे सलाह करेगा, परामर्श करेगा, देन। और जिस हाई कोर्ट का सपोज देखिए जैसे हमारे यहाँ में भी वो टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रहा, जैसे मैं एक विभाग में काम कर रहा हूँ, जैसे नगरीय प्रशासन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं दूसरे विभाग में अटैच हो जाऊँ, ठीक है, तो मेरे विभाग से भी परमिशन लगता है, क्यों, मैं तो अपने अपने विभाग के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं अपना विभाग का काम छोड़ के मैं दूसरे विभाग में अगर जाना चाह रहा हूँ तो वहाँ से भी अप्रूवल लगता है, यहाँ से भी अप्रूवल लगता है, दोनों विभाग में। ठीक है, तो ऐसे ही कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका काम हाई कोर्ट में इफेक्ट होगा। ठीक है, और हाई कोर्ट का वो जज है तो स्वाभाविक सी बात है उसके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उस सब पर्टिकुलर राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उससे परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, तो उससे परामर्श लेता है, तो करता कौन है नियुक्त, एक तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है नियुक्त, है ना, किसके परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति रहती है। और जिस हाई कोर्ट से वो जज को बुला रहा है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेता है। आगे लिखिए, ब्रैकेट में लिख लेना, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी सलाह लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 128, आर्टिकल 128 डैश करके ना, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस। अब यहाँ पे भी लिखना, सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं होने पर, सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस के, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। परामर्श करके, राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके रिटायर्ड जजेस को मतलब सेवानिवृत्त जजेस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। अब ये रिटायर्ड जजेस कहीं कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, बस क्वालिफिकेशन रखना चाहिए किसका, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। ठीक, अब देखिए 3 हम लोग पढ़े, ये सब इम्पोर्टेंट है और बहुत बारीक है, इसको याद रखना कौन कौन नियुक्त करेगा। तो राष्ट्रपति कहाँ पे आता है, एकमात्र एक्टिंग प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस के केस में ही आता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के केस में ही आता है। ठीक है, बाकी सभी केस में कौन रोल प्ले करते हैं, मुख्य न्यायाधीश। मतलब चीफ जस्टिस को आप बैठा दिया, वो बोल रहे कि हाँ मैं बैठ गया हूँ ना, आप सारे काम मैं देखूंगा, तुमसे सलाह जरूर लूँगा। ठीक है, और वही नहीं रहेगा तभी बस राष्ट्रपति एक्टिंग चीफ जस्टिस को नियुक्त करेगा। ठीक है, और वहाँ पे भी ध्यान रखना ना कि सीनियर मोस्ट जजेस, हम हो सकता है ऑप्शन दे तो सीधा हमारे सीनियर मोस्ट जजेस, लेकिन वो नहीं है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो 126, 127, 128 तीनों याद करना है। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में दिया, जिसमें ये बोला जाता है कि अगर किसी कारणवश पद रिक्त है चीफ जस्टिस का तो राष्ट्रपति किसको एक जज नियुक्त करेगा, चीफ जस्टिस नियुक्त करेगा, है ना कि वरिष्ठतम जज। अपने मन से जिसको भी वो करना है कर लेगा, वरिष्ठतम सदस्य जरूरी नहीं है। फिर 127 में देखें एडॉक जज या तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या था, कोरम नहीं होने पर, इसके जस्ट नीचे भी कोरम नहीं होने पर है,
वहाँ पे क्या केस था, कोरम नहीं होने पर भारत के चीफ जस्टिस परामर्श करके क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो उनको नियुक्त कर सकता है। नीचे रिटायर्ड जजेस का अपॉइंटमेंट, कोई रिटायर हो गया है, ठीक है, तो उसको भी नियुक्त कर सकता है कोरम नहीं होने की दशा में, ठीक है। रिटायर होने का एज क्या था, 65 साल या 62 साल। 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, 62 साल हाई कोर्ट के जजेस का, ठीक है। अब देखिए, अब ये जैसे जो जज कार्यवाहक जज बन गया, चीफ जस्टिस बन गया, ठीक है, तो उसको भी वही पावर मिलना चाहिए क्या जो नॉर्मल चीफ जस्टिस को मिलता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस हाँ सही मिलेगा, ठीक है, उसको भी वही पावर मिलेगा। और जैसे एडहॉक जज, एडहॉक जज मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको मतलब काम निपटाना है, काम नहीं है, कोरम ही नहीं है, कोई जज नहीं है और काम बर्डन बहुत ज़्यादा, तो एडहॉक जज बनाते हैं। रिटायर्ड जज को भी रीअपॉइंट करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और जज कम है, ठीक है। तो इस केस में उन लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। अब जो तदर्थ न्यायाधीश हैं और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है जो फिर से रीअपॉइंट हुए हैं, उन लोगों के पास भी वही पावर रहता है जैसे नॉर्मल जजेस के पास पावर रहता है, ठीक है। तो आगे लिखिए, किसी भी जज से आप रहते हैं, बस वो क्वालिफिकेशन रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जैसे बना रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जज बना रहे हैं, हाँ, फिर भी ये आर्टिकल 128 प्रोवाइड करता है। नॉर्मल एज है 65 या 62, जैसे 62 हाई कोर्ट के जजेस के केस में, लेकिन अगर 65 के बाद रिटायर हो जाता है और उन लोगों का कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब जैसे हम लोग कैग में देखे 6 साल या 65 साल विच एवर इज अर्लियर, ये देखे थे, वैसे यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे मैक्सिमम 65 साल है और मिनिमम को भी कोई एज नहीं है जैसे कब बताया था, लेकिन रिटायर हो गए और आपके पास ज़रूरत है जजेस की, ठीक है, कोरम नहीं हो रहा, जजेस की ज़रूरत है, तो आर्टिकल 128 प्रोवाइड करता है कि ऐसे जजेस जो रिटायर हो गए हैं उनको ही रीअपॉइंट कर सके। तो फिर वहाँ पे एज का कोई रोल नहीं रह जाता, ठीक। कोरम, गणपूर्ति को कोरम बोलते हैं, नहीं CUORUM, कोरम, ठीक। लिखिए 128 हो गया खत्म, उसकी स्टार मार्क रख लेना। तदर्थ न्यायाधीश और ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में रीअपॉइंट हुए हैं, उनको वो सभी सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होंगी जो नियमित न्यायाधीश को प्राप्त होती है, रेगुलर जजेस को जो प्राप्त होती है वही इनको भी मिलती है, ठीक। तो ये 126, 127, 128 इसको अलग से याद रखना, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 348 लिखना, ये अलग कंसेप्ट है। आर्टिकल 348 उसको याद रखना, आर्टिकल 348 को। आगे लिखना, आर्टिकल 348 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्रवाइयाँ ऑब्लिक प्रोसीडिंग्स अंग्रेजी भाषा में होगी, ठीक है, इंग्लिश में होगा। और यहाँ हिंदी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ क्या, इंग्लिश में। उसका रिजल्ट भी आता है, जो फैसला सुनाते हैं वो सब भी इंग्लिश में लिखा रहता है, अगर कभी पढ़ोगे अंग्रेजी भाषा में होती है, ठीक है। कहाँ लिखा है, तो आर्टिकल 348 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में।
किसका मतलब ये मतलब प्रोसीडिंग्स, जो काम होते हैं, लेटरबाजी होता है, वो सब इंग्लिश में होगा। खड़े हो गए बोलेंगे वो भी इंग्लिश में। नहीं होगी। प्रोसीडिंग्स मतलब जो लिखित कार्रवाई हो रही है, किसी को लेटर जा रहा है, डिसीजन दिया तो डिसीजन के कॉपी निकलता है, ठीक है, तो वो सब क्या इंग्लिश में। ठीक है, एक विभाग के अंदर जो भी काम होते हैं सारे काम किस में होंगे, इंग्लिश में। जैसे मैं अगर कुछ लेटर टाइप करके मेरे को और भेजना है, आगे सीएमओ को भेजना है, तो मैं हिंदी में टाइप करता हूँ, यहाँ हिंदी में कार्रवाई होती है, इंग्लिश में नहीं कर सकता, हिंदी में रहती है। ठीक है, जैसे नगर में सब हिंदी में चलता है लेटर, तो वैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश में चलता है। हाँ मैम, हाँ मैम, नहीं क्लास ले रहा था, बोलो ना। हाँ चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ ना थोड़ी देर में। क्लियर। अभी आर्टिकल 348 में लिखा है, ये याद करना आर्टिकल 348। आगे लिखिए आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 इसके तहत लिखना, आर्टिकल 130 के तहत सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल क्या है? 130 130 आर्टिकल 130 है। आर्टिकल 130 के तहत उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ये भी आर्टिकल में मेंशन है। और कौन से आर्टिकल में, 130 में। आगे लिखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ऑब्लिक बेंच, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ऑब्लिक बेंच किसी दूसरे स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हुआ, कुछ बड़ा डिसीजन लेना रहता है तो एक संवैधानिक पीठ बैठती है। ठीक है, संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। ठीक है, जैसे तलाक वाला मुद्दा हो गया, ठीक है, केशवानंद भारती वाला मुद्दा हो गया, सबसे ज़्यादा मेंबर उसी में बैठे थे, 13 लोग। ठीक है, जैसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है किसी फैसले पर, किसी महत्वपूर्ण फैसले पर सुनवाई करना हो तो दिल्ली में ही होता है काम। ठीक है, दिल्ली में होता है, वो बेंच जो बैठती है दिल्ली में ही है, वहाँ फैसला लिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है कि अगर चाहे तो इसको भी दूसरे जगह स्थान कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं बोल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको बोला जाता है, उसको मतलब किसी पर्टिकुलर कोई फैसला निर्णय लेना है, किसी दूसरे स्टेट में है, किसी कोई भी दूसरे जगह में जाके वहाँ बेंच बनाया जा रहा है। बेंच मतलब ये टेबल कुर्सी वाला बेंच ही, वो जो जजेस का टीम है उसको बेंच बोला जाता है। तो ये किया जाता है, लेकिन कौन करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यहाँ पे भी कौन आ रहा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ना कि राष्ट्रपति। फिर से बोलूँगा, राष्ट्रपति एक ही मामले में आता है। इस अभी लाइन से 128 129 ये सब देख रहे हैं, 130 उसमें एक ही जगह आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के केस में, आर्टिकल 126। ठीक है, बाकी सब जगह कौन करेगा, चीफ जस्टिस करेगा। लेकिन यहाँ पे भी किसका सलाह लेगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का अनुमोदन लेगा, तो उससे उच्चतम न्यायालय की पीठ या बेंच किसी दूसरी जगह भी स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। इतना तक पहले पढ़िए, ये पुराना पढ़िए, 2 मिनट में रीड करिए।